हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम आज 27 जुलाई से बीएससी सेकेंड ईयर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, कोटा यूनिवर्सिटी में और ब्रज यूनिवर्सिटी में चलने वाले पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा महत्व रखता है। ये आप कोई भी एग्ज़ाम, छोटे से छोटा एग्ज़ाम, जैसे सबसे छोटे लेवल का एग्ज़ाम उठाते हैं मैथमेटिक्स का सेकंड ग्रेड, वहाँ इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। लगभग 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं इसके। और फर्स्ट ग्रेड में भी इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये आईआईटी जेम में भी बहुत काम का है और नेट में भी ये बहुत एरिया कवर करता है। लगभग 40 मार्क्स का आता है नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिन्हें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में बोला जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ODE। और एक होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इन्हें बोलते हैं PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसी हिसाब से इनकी दोनों यहाँ पर अलग बुक हैं। यदि आप रेफरेंस बुक के तौर पर और अच्छे लेवल पर तैयारी करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट की, इस मैथमेटिक्स की, तो आप GPS तो आप लेंगे ही लेंगे अपने हिसाब से। कोटा यूनिवर्सिटी वालों को बुक मिलेंगी वहाँ से, अपनी यूनिवर्सिटी से। हमारे ब्रज और राजस्थान के विद्यार्थियों में जैसी प्रथा है वो GPS जरूर खरीदेंगे। बाकी मेरी सलाह ये है कि आप इसके साथ साथ एक बुक आती है इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन की, MD राय सिंघानिया की बुक आती है, आप वो बुक खरीदें। उसमें बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हुई हैं लगभग, और अनसॉल्व प्रॉब्लम भी आपको अच्छे लेवल की मिलेंगी। उसमें IAS में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। और पहले सब्जेक्टिव जब होता था, उस्मिंदर जी, पहले सब्जेक्टिव जब होता था तो RAS का एग्ज़ाम, तो उसके भी क्वेश्चन उसमें दिखाएं। और बाकी नेट JRF, IIT JEM और विभिन्न IIT यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन हैं उसमें। एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे आप आगे चल के MSc का, कहीं भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का दें या किसी भी CUSET एग्ज़ाम दें, IIT JEM दें, तो उन सब में ये आने वाला है और इसे आप बहुत अच्छी तरह से करें। तो देखते हैं, मतलब कुल मिलाकर के BSc की सब्जेक्टों में जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सब्जेक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। प्योर की अपनी जगह बहुत रखती हैं, रियल एनालिसिस है और आपका एलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जिन्हें आप फाइनल ईयर में देखोगे, एलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल एनालिसिस आप इसी ईयर देख लोगे। तो ये जो प्योर की सब्जेक्ट हैं ये तो अपना योगदान रखती हैं, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जो आगे चल के दो पार्टों में बढ़ जाता है। जैसा मैंने बता दिया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE। यहाँ पर GPH वालों ने इनकी दो किताबें बना रखी हैं, ODE की अलग, PDE की अलग, आप दोनों कर सकते हैं। और इनमें 5 यूनिटों को डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको बताता चलूँगा कैसे कैसे क्या है, कौन सी। हाँ, रेफरेंस बुक MD राय सिंघानिया। ये पूरे आपके पूरे कैरियर में जितनी भी आप MSc तक करेंगे, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जहाँ से शुरू होता है डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ से शुरू करती है, और जहाँ पे आज के टाइम पे ख़त्म हो रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ पे जाके ख़त्म कराती है MD राय सिंघानिया। इसके अलावा और कोई बुक की आपको ज़रूरत है नहीं, आप इसे ही कीजिए। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बोले तो अवकल समीकरण क्या होता है।
जैसा इसके नाम से है, इसमें सबसे पहले तो समीकरण है, तो ये समीकरण तो होगा ही होगा। समीकरण होता है दो बीजीय व्यंजकों, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन आ जाए तो हम उसे इक्वेशन कहते हैं। जैसे एक बीजीय व्यंजक x लिया, एक 2 लिया, x इक्वल टू वाई लिया, ये दो कोई भी x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू कुछ भी 4 या 4 माइनस 3x कुछ भी करें, तो जिनमें दो बीजीय व्यंजकों के बीच में बराबर का साइन आ जाए, इक्वल का साइन आ जाए, वो इक्वेशन होता है। ऐसे कहें तो ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें बराबर का साइन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है, इसमें बराबर का साइन नहीं है, x इज ग्रेटर देन 2 ऐसे नहीं है ये इक्वेशन, ये असम का है। तो जो भी है इनइक्वलिटी, इक्वेशन बोलते हैं दो बीजीय व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए, तो वो चीज़ तो ये रखेगा ही रखेगा क्योंकि इक्वेशन तो इसमें लगा ही हुआ है, समीकरण तो ये होगा ही होगा। इसमें ही घटा लो, दूसरा दे दो मुझे। अवकल समीकरण, हम बात करते हैं अवकल समीकरण किसे कहते हैं। इक्वेशन होगा पहली बात तो यहां से स्टार्ट होती है इसकी डेफिनेशन। ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें इक्वेशन विच कंटेन, जिसमें क्या क्या हो, स्वतंत्र चर। अभी बताऊंगा स्वतंत्र चर क्या होते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। परतंत्र चर का दूसरा नाम भी होता है आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, तथा आश्रित चर के अवकलज, डेरिवेटिव्स। अवकलज का दूसरा नाम भी होता है अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अवकलज और अवकल गुणांक एक ही चीज है। इक्वेशन विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चर या चरों, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा भी हो सकते हैं, चर या चरों। परतंत्र चर तथा, परतंत्र चर को आश्रित चर भी बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इट्स डेरिवेटिव या डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाता है, जिसमें ये विद्यमान हो, क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाता है। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, अवकल समीकरण तो समीकरण तो होगा ही होगा, ऐसा समीकरण जिसमें एक तो हो स्वतंत्र चर, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम कहेंगे स्वतंत्र चर या चरों को समाहित करता हो। परतंत्र चर हो, परतंत्र चर का दूसरा नाम आश्रित चर, तथा आश्रित चर के अवकल गुणांक विद्यमान हो, वो कहलाता है अवकल समीकरण कहलाता है, सेट टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी सी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, अभी स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, और ये परतंत्र चर के ही डेरिवेटिव क्यों आए, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ही क्यों आए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों नहीं आए। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं कि जब कोई फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह से डिफाइन जी, तो इस फंक्शन में जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदलते हैं, x पर डिपेंड होता है y, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदलते हैं वैसे वैसे y की वैल्यू बदलती जाती है। तो यहाँ x पर डिपेंड होता है y, तो y का नाम हो जाता है आश्रित, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि डिपेंड है y पे, इसे आश्रित चर या परतंत्र चर बोलते हैं। और x अपने डोमेन में फ्री है, हम x को कहीं भी घुमा सकते हैं इसके प्रांत में, डोमेन में, तो इसलिए ये कहलाता है स्वतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की तो ये कहानी है कि जब कोई आप फंक्शन डिफाइन करते हो y इक्वल टू एफ एक्स, तो वो कौन सा चर किस पर डिपेंड है वो बताता है कि कौन आश्रित है और कौन स्वतंत्र है। अच्छा, इसमें बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि y को बदला जाए तब भी तो x बदलता है, तो इसकी कहानी यहाँ से ज़्यादा ना समझ में आके यहाँ से आती है कि जब हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, और तब हमसे dy dx पूछा गया, dy dx तो हमने लिखा cos x, हालांकि फिर x का किया हमने dx dx, तो वो 1 आया। तो हम कह रहे हैं y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, बोलते हैं ना, अवकलन है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, किसका है, y का। तभी तो dy dx का मीन क्या होता है,
y का x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये लॉ है, ये रूल है मैथ का कि डिफरेंशिएशन हमेशा, ये डिफरेंशिएशन जब हम सीखते हैं 12th क्लास में वहाँ ये चीज़ होनी चाहिए और सिखाई भी जाती है अच्छी जगहों पर कि डिफरेंशिएशन हमेशा x के रेस्पेक्ट मतलब स्वतंत्र चर के सापेक्ष होता है। किसके सापेक्ष होता है? स्वतंत्र चर के, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन है ना वो रेट ऑफ चेंज है, परिवर्तन की दर है, और परिवर्तन की दर उसके सापेक्ष ली जाती है जो खुद पहले स्वतंत्र हो। हम उसके रेस्पेक्ट में परिवर्तन की दर लेंगे जो खुद पहले स्वतंत्र हो। तो इसलिए अवकलन हमेशा स्वतंत्र चर के सापेक्ष किया जाता है। तो हम ये मिला ऐसे न पढ़ के कि भाई ये कौन स्वतंत्र कौन परतंत्र, हम यहाँ से पहचाना करेंगे कि हमने ये देखा कि अच्छा ऐसे आ रहा है डी बाई डी एक्स, तो इसमें नीचे जिसके सापेक्ष अवकलन वो स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका अवकलन वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिसका अवकलन होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और जिसके सापेक्ष अवकलन होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। तो हम यहाँ ऐसे, इसीलिए तो ये किसका डेरिवेटिव कहलाएगा? y का। तो यहाँ इसलिए लाइन आई है स्वतंत्र चर को आश्रित चर के अवकलज, क्योंकि ये डेरिवेटिव है किसका है? y का। और y कौन सा चर है? आश्रित, परतंत्र। तो हम ये कहते हैं ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, अभी मैं चरों को समझाऊंगा कैसे, ज़्यादा कैसे आते हैं, और इसकी अच्छी लैंग्वेज जैसे यहाँ विद्यमान हो, तो ये लाइन यहाँ मैच नहीं कर रही तो ऐसे लिख सकते हैं जिसमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर हों, और परतंत्र चर एक ही होता है, एक परतंत्र चर, तथा उस परतंत्र चर के अवकलज विद्यमान हो, विच कंटेन्स वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा वन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होता है, ये आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ के आए हो। आप जब आंशिक अवकलन करते हो ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो आपने चीज़ फील की कि वहाँ पे जो फंक्शन है, जैसे हम वहाँ लेते थे u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, मतलब u फंक्शन है x का, y का, z का, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और u कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो परतंत्र चर हमेशा एक होता था। तुम जब भी तो करते थे डेल यू डेल एक्स, डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल जेड। तो इसका मतलब ये क्या है? u का पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अभी यहाँ डिफरेंशिएशन बोल रहे थे, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू x। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u है विद रेस्पेक्ट टू y। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u है विद रेस्पेक्ट टू z। तो परतंत्र चर हमेशा एक होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होता है किसी भी फंक्शन में। स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी भी हो सकती है, n भी हो सकती है, अनंत भी हो सकती है, तो वो डिफाइन नहीं करते कितनी, एक का हो सकता है, दो का हो सकता है, तीन का हो। तीन तक के सवाल तो आपने फर्स्ट ईयर में खूब किए होंगे, आंशिक अवकलन जिस चैप्टर का नाम था उसमें, और हमने मैक्सिमम मिनिमम में भी 2 चरों और 3 चरों के सवाल किए हैं। वहाँ पे मैक्सिमम मान निकालना, मिनिमम मान निकालना, तो हम एक चर के वेरिएबल के लिए तो फर्स्ट ईयर में ही जानते थे, सॉरी 12th में ही जानते थे मैक्सिमम मिनिमम, डी बाई डी एक्स निकालो, डी टू बाई, हम पैटर्न जानते थे, पूरा निकाल देते थे कहाँ कौन सा बिंदु मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन सा मिनिमा का पॉइंट है, इसका मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। हम 2 चर के अब पे आए तो वो हमने चीज़ पीएससी में सीखी है ना, एस स्क्वायर माइनस आर टी निकालते हैं, वहाँ चेक करते हैं इसे, फिर आर देखते हैं, तो वो जो पैटर्न था वो इनकी हेल्प से निकाला गया। तो वहाँ में आंशिक अवकलन की जरूरत पड़ी जब चरों की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाती है। वहाँ सिखाते भी हैं कि आंशिक अवकलन तभी होता है जब फंक्शन में वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी संख्या 1 से ज़्यादा हो, डिपेंडेंट तो कभी 1 से ज़्यादा होती ही नहीं है। तो इसलिए जाहिर सी बात है इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा समीकरण जिसमें एक हो या एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, एक परतंत्र चर हो, परतंत्र चर का नाम आश्रित चर भी दिया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड डेरिवेटिव्स या बोले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर के ही होते हैं, हमेशा आश्रित चर के ही होते हैं। कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि स्वतंत्र चर के अवकल गुणा। स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन होता है, परतंत्र चर का होता है, इसलिए अधिकार उसको दिया गया है जिसका अवकलन होता है, बोलते हैं आश्रित चर के अवकल गुणांक। ठीक है, विद्यमान हो अवकल समीकरण कहलाता है, कोई कष्ट नहीं। अब इसी के आधार पर यह अवकल समीकरण यहाँ से 2 भागों में बट गया। कैसे? कैसे बटा?
अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? फर्स्ट, साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण बोले तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE बोलते हैं सॉरी। अब यहां से आ गया तो ये, और दूसरा भी यहीं लिख देता हूं मैं, ये दूसरा होता है आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनके नाम से स्पष्ट है। पहला साधारण अवकल समीकरण में जिसमें साधारण अवकलन काम में आया हो, और आंशिक अवकल समीकरण में जिसमें आंशिक अवकलन काम में आया हो। तुमने कहा ना ये अवकल गुणांक आएंगे भाई, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर आते केवल तो वो तो बस समीकरण रह जाता है। जैसे अभी हमने ये देखा x बराबर y, x स्क्वायर बराबर y, ये पैराबोला का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन ही तो है बस। डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए तो डिफरेंस जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट है, उसका आना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए ही हमने उस आधार पर दो भागों में बांट दिया कि वो डेरिवेटिव यदि ऑर्डिनरी टाइप का है, साधारण अवकलन से बना है तो साधारण अवकल समीकरण, और यदि वो पार्शियल डिफरेंशिएशन से बना है तो आंशिक अवकल समीकरण। अब ये बात आपको फर्स्ट ईयर से है कि साधारण ये आंशिक अवकल समीकरण कब होता है? जब स्वतंत्र चरों की संख्या एक से ज़्यादा हो। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बन जाती है, ये डेफिनेशन करिए ना, एक या एक से अधिक, तो हम यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ऐसा अवकल समीकरण। एक एक नंबर में आ सकती हैं, ब्रज यूनिवर्सिटी में एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कोटा यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो वहाँ ये डेफिनेशन बहुतायत में पूछी जाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार का होता है। तो जब हम साधारण अवकल समीकरण की परिभाषा दे रहे हैं, वहाँ अवकल समीकरण की दी थी तो समीकरण से स्टार्ट किया। साधारण अवकल समीकरण की दे रहे हैं तो अवकल समीकरण तो पहले ही पकड़ लिया। ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर हो, केवल एक ही स्वतंत्र चर हो। अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, जिसमें एक ही स्वतंत्र चर होगा तो वहाँ आंशिक अवकलन की बात ही नहीं होगी, आंशिक अवकलन की बात नहीं होगी, तो आंशिक जो पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात नहीं होगी, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट कहाँ से आएंगे? आंशिक अवकलज कहाँ से आएंगे? आंशिक अवकलन नहीं आएंगे, तो वो समीकरण हमारा कौन सा बना जाएगा? साधारण। तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें एक ही स्वतंत्र चर हो, है ना। या ऐसे भी कह के लिख सकते हैं, या सभी अवकल गुणांक तथा लगा लो, तथा सभी अवकल गुणांक उसी चर के सापेक्ष हो। मैं सापेक्ष लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं स्वतंत्र चर की बात कर रहा हूं। स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन होता ना, तो इसीलिए लिखा। वहां तो लिख रहे थे आश्रित चर के अवकलज, के लगाया था, लगा रहे हैं सभी अवकल गुणांक उसी चर के सापेक्ष हो, एंड ऑल डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट तथा सभी अवकल गुणांक उसी चर के सापेक्ष हो, है ना। वो एक ही जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसी के रेस्पेक्ट में आएंगे सभी डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट, उसी चर के सापेक्ष हो। क्या कहलाता है? दूसरे के होंगे नहीं ना, ये वैसे ऑब्वियस है। बाकी इस ये यहीं खत्म हो गई डेफिनेशन। तो सापेक्ष हो क्या कहलाता है? साधारण अवकल समीकरण कहलाता है। इस सेट टू की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वहीं आंशिक अवकल समीकरण की बात कर लेते हैं। ऐसा अवकल समीकरण कैसा? जिसमें एक से अधिक, ऑब्वियस है आंशिक अवकलन हम इसमें यूज में लाना चाहते हैं, और आंशिक अवकलन जब ही होगा जब एक से अधिक स्वतंत्र चर होंगे। तो ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हों क्या कहलाता है? एक से अधिक स्वतंत्र चर हों तथा अवकल गुणांक उन चरों के सापेक्ष हों। जरूरी नहीं है सभी चरों के सापेक्ष है। मान लो तो उसमें 3 स्वतंत्र चर हैं x, y, z, तो हो सकता है एक के ही सापेक्ष आ रहे हों, पर आएंगे तो पार्शियल, क्योंकि वो 3 स्वतंत्र चर हैं, तो कोई एक चर के सापेक्ष करेंगे तो वो बच्चे तो उसे पूरा अवकलन तो नहीं करना देंगे, कहेंगे आंशिक ही करो, हम भी तो हैं स्वतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर जब जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो आंशिक अवकलन ही होता है। तो जैसे ही अवकलन के बारे में सोचेगा तो आंशिक ही होगा,
मतलब मैं ये कह रहा हूँ यदि 3 स्वतंत्र चर हों तो डेरिवेटिव जरूरी नहीं x के भी सापेक्ष हों, y के भी सापेक्ष हों, z के भी सापेक्ष हों, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र चर हों बस 3, आपको दिखेगा कि किसका अवकलन हो रहा है वो तो परतंत्र, हम छांट लेंगे। जिसका अवकलन हो रहा है वो तो परतंत्र, वो तो एक ही होगा सिंगल, चाहे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बात चले चाहे इसमें चले। हम देखेंगे किसका अवकलन हो रहा है, तुरंत छांट के कर दिया परतंत्र हटाओ। अभी छांटेंगे और बाकी बच्चों को जो भी वेरिएबल है वो सब स्वतंत्र में जाएंगे, चाहे उनके सापेक्ष अवकलन हो रहे हो चाहे नहीं हो रहे हो। किसी के तो सापेक्ष हो ही रहे होंगे, उनमें से एक के हो रहे होंगे, दो के हो रहे होंगे, तीनों के हो रहे होंगे। 2 चरों का भी हो सकता है, मान लो x और y है, सिर्फ x और y दोनों के सापेक्ष आंशिक अवकलन आए तो ठीक, एक के ही सापेक्ष आए, केवल y के सापेक्ष आए तो ठीक। हम पहचान लेंगे कि इसमें स्वतंत्र चर कितने हैं, उस हिसाब से हम उस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे कैटेगरी डिवाइड करेंगे कि तुम कौन सी कैटेगरी में जा रहे हो, ऑर्डिनरी में जा रहे हो या पार्शियल में जा रहे हो। ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र चर हों तथा अवकल गुणांक उन चरों के सापेक्ष आते हों क्या कहलाता है, आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन which consists more than one independent variable is said to be partial differential equation PDE। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मैं इसके एग्जांपल देता हूँ, उससे हम छांट के बताएंगे कि कैसा है। पहला एग्जांपल, मैंने देखा अवकलन हो रहा है y का, यहाँ भी y का अवकलन हो रहा है, तो मुझे पता चल गया कि परतंत्र चर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो y है साहब, एक है, एक ही होता है। स्वतंत्र चर किसके सापेक्ष हो रहा है, x के, तो ये तो आ ही गया। और कोई है इसमें x और y के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, ऐसे कुछ भी आ सकता है, ये तो कांस्टेंट है सब, है ना, कोई नहीं है। तो स्वतंत्र चर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी एक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से पता चलता है कि कौन सी कैटेगरी में जाना है, साधारण में जाना है या आंशिक में जाना है, तो हमें पता चल गया है ODE है, एक ही है। तो अब वैसे भी सीधा सीधा मतलब आप तो करके आए हो ना आंशिक अवकलन, आप तो सीधा बता सकते हो इसमें साधारण अवकलन काम में आ रहा है तो साधारण अवकल समीकरण, आंशिक अवकलन काम में आ रहा है आंशिक अवकल समीकरण। लेकिन जब हम मार्क्स लाने के लिए डेफिनेशन लिखते हैं तो हम थोड़ा सा उसमें चेंज करते हैं, उसे अच्छी बनाते हैं, जिससे मतलब डेफिनेशन ऐसी दी जाती है ना जो उससे ऐसी नहीं दी जाती, बस उसे एग्जाम्पल ही थोड़ी छांटने में, वो काम में भी तो लेनी है आगे। तो एग्जाम्पल छांटने के लिए तो सीधा है, तो आपको छांटना हो कि पार्शियल है कि ऑर्डिनरी है। पार्शियल डिफरेंशिएशन काम में आ रहा है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन उसमें काम में आया है, साधारण अवकलन काम में आया है तो साधारण अवकल समीकरण है, कहीं कोई कष्टी नहीं है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं dy/dx इक्वल टू x² - y² / 2xy, खूब फेमस है इक्वेशन। देखो दो ही चर हैं इसमें, y का अवकलन हो रहा है तो ये तो हो गया मेरा परतंत्र। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y, और स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया x, एक ही आया इसलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। अब अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल 3, del 2z del x² प्लस del 2z del x del y प्लस del 2z del y² प्लस del z del y इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस e⁻xy। देखो किसका अवकलन हो रहा है, z का, तो इसलिए परतंत्र चर कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो पक्का है z है, एक ही होता है, एक ही आया। x के सापेक्ष अवकलन, स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है
वो x तो है ही, अरे यहाँ तो y के भी साथ पिच हो रहा है तो y भी है, 2 हो गए, तुरंत पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तुरंत छांट देंगे हम। तो ये तो छांटना तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई। वैसे भी मैं देख रहा था इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन काम में आ रहा है, डेल लग रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट्स ऑल। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिस पे सवाल मैक्सिमम आता है, कोटि और घात, ऑर्डर की और डिग्री की। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अवकल समीकरण की कोटि बोले तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि। कोटि किसे कहते हैं? जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं x7 - x = 2, पूछते हैं इस समीकरण की घात कितनी है, पावर कितनी है इस समीकरण की। तो ये ऐसे माना गया ना कि सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 7 है। ऐसी सबसे ज़्यादा पावर जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, नहीं तो कोई ऐसे भी लगा देगा ना x⁸ और यहाँ 0 लगा देगा। तो हम ऐसे कहते हैं कि यहाँ 1 है कोफिशिएंट, कि ऐसा मैक्सिमम पावर वाला हम टर्म को घात कहते हैं जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो। किसी समीकरण की घात से तात्पर्य जो मीन्स होता है उसकी पावर से, इक्वेशन की पावर, वेरिएबल की पावर तो मुझे भी दिख रही है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 पावर है, वेरिएबल कांस्टेंट है ना, तो 2x⁴ कर देंगे हम। तो मैं पूछ रहा हूँ इक्वेशन की पावर कितनी है इसकी। तो इक्वेशन की पावर हम ऐसे नहीं निकालेंगे x⁴ दिख रही तो 8 हो गई, नहीं, मैक्सिमम छांटेंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, 8 है। उन मैक्सिममों से वो मैक्सिमम छांटेंगे फिर जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है। तो इसका कोफिशिएंट तो 0 है तो रिस्क का हटाओ, इसका कोफिशिएंट बचा नॉन जीरो। तो इस समीकरण की घात 7 हो गई। यहाँ पे वेरिएबल की घात 7 है, अलग चीज़ है, लेकिन अब इस समीकरण की घात कितनी मानी जाएगी? 7। तो सेम कहानी यहाँ से ली गई, अवकल समीकरण की कोटि। जैसे हम कहते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन, ऐसे लिखा जाता है dy/dx। कितनी बार है? एक बार। तो इसे बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। डेरिवेटिव में और डिफरेंशिएशन, अवकलज में और अवकलन में तो आप अंतर जानते ही होंगे। अवकलन प्रक्रिया है, एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। और अवकलज जो मिलता है वो है, अवकलज क्या है? जो मिलता है वो है, रिजल्ट जो आता है वो है। जैसे मैं कहूँ, मैं बोलूँगा ऐसे, मैं ये नहीं कहूँगा कि sin x का अवकलज कीजिए, गलत। मैं कहूँगा sin x का अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करो, तो यहाँ लिख देंगे हम cos x आ गया सर। ये cos x क्या है? अवकलज। मैं ये कह सकता था sin x का अवकलज क्या है, मैं क्या है, पर रिजल्ट जो पूछना चाह रहा हूँ तो मैं अवकलज शब्द यूज कर सकता हूँ कि sin x का अवकलज क्या है? cos x। sin x का अवकलन कीजिए, करना जब लगाना तो आप अवकलन शब्द यूज कर सकते हैं, क्योंकि अवकलन जो डिफरेंशिएशन है वो प्रोसेस है, समाकलन एक प्रोसेस है। समाकलन करके जो मिलता है उसे समाकल बोलते हैं, इंटीग्रल। तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन करके जो मिलता है उसे डेरिवेटिव बोलते हैं, या बोलते हैं अवकल गुणांक, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। या तो अवकलज बोलते हैं डेरिवेटिव, या अवकल गुणांक, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट। तो ऐसे y का x के सापेक्ष अवकलन ये आ गया, ये प्रथम कोटि का है। ऐसे ही एक और बार करेंगे पुनः, y का x तो ये आता है d2/dx², इसे बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ 2 ऑर्डर। ऐसे ही ये आए dq/dx3, तो इसे बोलते हैं तृतीय कोटि का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ 3 ऑर्डर, तृतीय कोटि का अवकलज। तो इन अवकलजों को पहले तो मैं इनकी कोटि पता होनी चाहिए। अब इसकी ये तो कोटि है किसकी? डेरिवेटिव की। जैसे मैं अभी बता रहा था, ये जो घात थी x² - x7 - 2x = 7, इसमें ये वेरिएबल की घातें चल रही हैं, वेरिएबल का 0 है, या 1 है, या 7 है। तो हम अभी कह रहे हैं वेरिएबल की घात, और फिर पूछना चाह रहे हैं इक्वेशन की घात, ठीक है, समीकरण की घात। तो ऐसे ही मैं यहाँ अभी बता रहा हूँ, तो मैं किसकी कोटि? अवकलज की, प्रथम कोटि का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब बात की जा रही है कि
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। तो जैसे समीकरण में मैक्सिमम देख रहे थे, ऐसे यहाँ मैक्सिमम देख लेंगे। कैसे? देखो, अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम, हाईएस्ट, उच्चतम कोटि के अवकलज, जैसे डी क्यू आई डी एक्स क्यू प्लस एक्स डी टू आई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू मान लो साइन एक्स है। तो यहाँ अवकलन कितनी बार हुआ? एक भी बार नहीं, जीरो ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, मतलब है ही नहीं। यहाँ एक बार नहीं हुआ, यहाँ दो बार अवकलन हो रहा है। तो ये दो कोटि का अवकलज है, और ये कितनी कोटि का है? तीन कोटि का अवकलज है, तीन बार अवकलन हो रहा है। तो यहाँ लिख रहे हैं अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज। तो यहाँ उच्चतम कोटि का ये आया, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि, मतलब उच्चतम कोटि का कौन है साहब? ये है। इसकी कोटि कितनी है? तीन की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा कोटि का अवकलज है, जो सबसे ज़्यादा कोटि का डेरिवेटिव है, उसकी कोटि को ही बोलेंगे पूरे अवकल समीकरण की कोटि। जैसे इस एग्जाम्पल में अवकल समीकरण की कोटि कितनी आई? अवकल समीकरण की कोटि कितनी आई? 3। और कोई एग्जाम्पल लिया जाए, मान लो ये लिया जाए डी वाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ एक्स और वाई की घात से हमें कोई लेना नहीं है। एक्स की घात 2 वाई की 3 है, किसी की 15 हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है अवकलन कितनी बार हुआ। तो ये डी वाई डी है, वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितनी बार हो रहा है? एक बार। ये कितनी बार हो रहा है? एक बार। कहीं चले जाओ, नीचे ऊपर कहीं भी जाओ, डेरिवेटिव को तुम रूट में ले जाओ, बटे में ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। 2/3 घात लगाओ, 3/4 लगाओ, मतलब देखिए अवकलन कितनी बार हो रहा है मैक्सिमम टाइम, वो कहलाएगी अवकल समीकरण की कोटि। तो इसकी कोटि कितनी है? 1। जैसे डी क्यू वाई डी एक्स क्यू की पावर 15 प्लस रूट में डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स की होल पावर 7। कहीं भी छुपा लो, देखेंगे एक बार अवकलन, 2 बार अवकलन, 3 बार अवकलन, कोटि 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अवकलन कभी ऐसे तो होता नहीं 3.5 बार अवकलन, 2.5 बार अवकलन। तो इससे ये भी पता चलता है कि अवकल समीकरण की जो कोटि होती है वो इंटीजर होती है। क्या होती है? इंटीजर। नेगेटिव भी नहीं होगी, -2 बार अवकलन कभी होगा नहीं, -3 बार कभी अवकलन होगा नहीं। तो इंटीजर होती है, और वो भी क्या होती है? पॉजिटिव, क्योंकि जीरो भी नहीं होगी। क्योंकि 0 बार अवकलन का मतलब होगा कि अवकलन हुआ ही नहीं। अवकलन नहीं हुआ तो वो अवकल समीकरण कैसे बन गया? उसमें डेरिवेटिव तो आ रहा होगा। डेरिवेटिव आ रहा है जब तो वो अवकल समीकरण है। डेरिवेटिव आ रहा है तो डेरिवेटिव तो जब ही आया होगा जब अवकलन हुआ हो। तो कितनी बार हुआ? वही कोटि। तो इससे ये पता चलता है, आप नोट लगा के नीचे लिख सकते हैं कि प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि या अवकल समीकरण की कोटि हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होती है और हमेशा एग्जिस्ट करती है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई अवकल समीकरण तुम्हें दिया और तुमने कह दिया इसकी कोटि नहीं है, कोटि विद्यमान नहीं है। गलत। अवकल समीकरण की कोटि सदैव विद्यमान होती है। ये सेकंड ग्रेड में पिछली बार आया हुआ था क्वेश्चन कि किसी अवकल समीकरण के लिए पहला ऑप्शन कोटि और घात दोनों हमेशा विद्यमान होती हैं, दूसरा ऑप्शन कोटि तो विद्यमान होती है, घात का विद्यमान होना आवश्यक नहीं है, तीसरा ऑप्शन था घात तो विद्यमान होती है, कोटि का विद्यमान होना आवश्यक नहीं है, चौथा ऑप्शन दोनों का विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। तो घात के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कोटि तो पक्का है। तो इसमें चौथा ऑप्शन तो गलत था कि दोनों विद्यमान नहीं होती, और एक वो ऑप्शन गलत था, कोटि विद्यमान नहीं थी। कोटि तो हमेशा विद्यमान होती है। 2 ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो गए। घात अभी हम जानते नहीं।
तो किसी भी अवकल समीकरण को उठाओ उसकी कोटि हमेशा आएगी ही आएगी, एग्जिट करती है और पॉजिटिव इंटीजर होती है। आप ये बात लिख लें नोट लगा के। इतना सा तुम्हें इसमें ध्यान रखना है बस, क्या कि कोटि दिक्कत कर जाती है। जैसे किसी ने आपको ये अवकल समीकरण दिया, ये दिया, आपने इसमें चालाकी की कि ये, तो मैं एक बार ऐसा कर सकता हूं, इधर समाकलन कर देता हूं और इधर समाकलन कर देता हूं, तो समाकलन करते ही यहाँ एक कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो पहली बात तो ये कि उस अवकल समीकरण में कोई कांस्टेंट अलग से नहीं जुड़ा हुआ हो, उस अवकल समीकरण में कोई कांस्टेंट अलग से नहीं जुड़ा हो, वो भी आर्बिट्रेरी, क्योंकि ये कांस्टेंट जब डिफरेंस इंटीग्रेशन तुम करते हो तो वो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी जुड़ता है ना। ऐसे तो जुड़ सकता है, +2 टाइप से तो जुड़ सकता है, आर्बिट्रेरी ना जुड़ाओ। आर्बिट्रेरी मतलब बताएगा वो स्विच, एक ऐसे होना, ए होना जरूरी नहीं है ये आर्बिट्रेरी हो। अच्छा, स्विच अचर में और अचर में क्या अंतर होता है? अचर तो फिक्स वैल्यू है, 2 है, 3 है, 4 है, ए भी ले सकते हैं, मतलब उस ए का मान एक ही। स्विच अचर ये कहते हैं कि अचर है कुछ भी ले लो, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब मैं इसका मान 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 5 ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं स्विच अचर होना। बताना पड़ता है कि स्विच अचर है, ऐसे नहीं पता चलता है। यहाँ मैं ए लिख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता ये कौन सा अचर है, स्विच अचर है कि आर्बिट्रेरी, मतलब कांस्टेंट है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये यदि कोई ऐसे कहते हैं कि स्विच अचर है, इसका मतलब है यहाँ 1 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा, 2 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा, √2 रखेंगे, पाई रखेंगे, ई रखेंगे, और उसमें भी डिपेंड है रियल है कि कॉम्प्लेक्स है। जिसने कह दिया समिश्र हो रहा है तो आयोटा भी रख सकते हैं, 2 आयोटा भी रख सकते हैं, आयोटा क्यू भी, कुछ भी, रूट आयोटा कुछ भी रख सकते हैं। तो स्विच अचर का मतलब है अचर तो है, लेकिन उस अचर का मान कुछ भी रख दो आप, रखना चाहिए पर कुछ भी, उसमें इतना जरूर है वास्तविक अचर है कि समिश्र अचर है। वास्तविक अचर होगा तो आपको वास्तविक संज्ञाएं रखनी पड़ेगी, और समिश्र अचर होगा तो समिश्र संज्ञाएं रखनी पड़ेगी। लेकिन एक अचर होना वो अलग चीज़ है। तो ऐसे तो एग्जिट कर सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कोई यूँ कहे कि ये मैं लगा रहा हूँ +a और जहाँ कह दे जहाँ एक स्विच अचर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर आपको 3 ही बताना पड़ेगा। जब जब आपको अवकल समीकरण में स्विच अचर मिलेगा तब तब आपको उसे पहले अवकलन करके हटाना पड़ेगा। यदि किसी अवकल समीकरण में ये बात पूछी गई है, कोटि बताओ, नीचे एक कांस्टेंट दिया है उसमें कहीं भी इंक्लूड, और उसमें कहा गया है कि ये स्विच अचर है, तो पहले आपको उस स्विच अचर को हटाना पड़ेगा, तब आप उसकी कोटि डिसाइड करेंगे। स्विच अचर किससे घटेगा? अवकलन करके, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है कि अब तो चलो ये था और ये ऐसे होता तो क्या होता है, एक कोई लगाएगा दिमाग कि मैंने ये समाकलन कर दिया और इधर तो y है, मैंने ये अवकलन किसके हिसाब पे हटाया, एक x के हिसाब पे हो रहा था ना ये अवकलन, तो इधर x के हिसाब पे तो समाकलन हुआ होगा, इसका x के हिसाब पे तो हुआ होगा, जब ही तो x के हिसाब पे अवकलन और x के हिसाब पे समाकलन उस एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर पाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y² 2 नहीं आएगा, ये y का इंटीग्रेशन है x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो सॉल्व ही नहीं होना, आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा, ये सॉल्व नहीं हो सकता। y ये वेरिएबल है दूसरा और ये किसी और के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें y फंक्शन चाहिए x की टर्म में, जब ये सॉल्व होगा। तो इसमें यदि आपने ऐसा किया, यहाँ तो आ जाएगा d2y dx² और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, तो फिर तो ये ऐसी फीलिंग देगा कि ये 2 है इसका ऑर्डर, तो गलत। फिर क्या करना है आपको, इस नोट में ये ध्यान रखना है कि यदि किसी अवकल समीकरण में इफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट, यदि किसी अवकल समीकरण में इंटीग्रेशन ऑफ या फंक्शन हो x का और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो रहा हो y के साथ में, जैसे मैंने अभी बताया y dx, या फंक्शन हो y का इंटीग्रेशन हो रहा हो x के रिस्पेक्ट में। यदि किसी अवकल समीकरण में x का फंक्शन हो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन हो, या y का फंक्शन हो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो, ये जैसे पद विद्यमान हो तो हम कोटि डिफाइन नहीं करेंगे, तो इन्हें अवकलन द्वारा हटाकर, पहले इन्हें रिमूव करेंगे, तो इन्हें अवकलन द्वारा हटाकर
अवकल समीकरण की कोटि निर्धारित करते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, डी क्यू बाई डी एक्स क्यू इक्वल टू बाई डी एक्स लिख रहा है, वो मैंने 2 कर रखा था, चलो ये है, तो इसकी कोटि 3 नहीं है, गलत। पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन दिख रहा है कि ये y का फंक्शन है y और यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। पहले मुझे इसे हटाना है, इंटीग्रेशन को हटाने की ताकत डिफरेंशिएशन में ही वो वहाँ लिख भी दिया है। अवकलन से रिमूव करेंगे, वी रिमूव इट बाय डिफरेंशिएशन देन डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे होगा, अवकलन करो इसका d4y dx4 इक्वल टू y, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष अवकलन का प्रभाव नष्ट कर देगा। तो यहाँ अब इसकी कोटि कितनी आ गई, 4। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि 3 नहीं 4 है। तो यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऐसे टर्म मिले हैं, फंक्शन ऑफ x इंटीग्रेशन हो विद रेस्पेक्ट टू y एंड फंक्शन ऑफ y इंटीग्रेशन हो विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको पहले उन्हें डेरिवेटिव के द्वारा रिमूव करना है और देन डिफाइन करनी है उसकी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, इस पे हम और भी एग्जांपल करेंगे, तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाते जाइए और तैयार रहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।